हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी दीप एकेडमी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का। जो टॉपिक है हमारा वो लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो आते हैं, एक हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एक एडिपोज। हम अगर देखें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है। अगर जब लूजली पैक्ड है तो उसमें मैट्रिक्स एंड फाइबर मोर होंगे। तो सेल्स आर लूजली पैक्ड मैट्रिक्स एंड फाइबर मोर। यहां तक बात क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करते हैं एरियोलर टिश्यू क्या होता है। अब एरियो एरियो मतलब एरियो मतलब एयर। मान लो इसमें स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा। इसमें काफी स्पेस होते हैं। यहाँ पे काफी सारे ग्राउंड सब्सटेंस पाए जाते हैं। ये हो गया ग्राउंड सब्सटेंस, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। अब हम बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे जो है माइक्रोफेज भी पाए जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स भी पाए जाते हैं, और फाइब्रोप्लास्ट भी होता है, कैलोजन बंडल भी होते हैं, और इलास्टिन फाइबर भी होते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है फाइब्रोब्लास्ट। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम जो होता है, ये सिक्रीशन कराता है फाइबर का। सिक्रीशन ऑफ फाइबर। अब फाइब्रोब्लास्ट से ही कुछ कैलोजन बंडल अटैच होते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? कैलोजन। अब कैलोजन है तो यहाँ पे कुछ इलास्टिन फाइबर भी होंगे। ये है इलास्टिन फाइबर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं माइक्रोफेज का। ये है हमारा माइक्रोफेज। अब माइक्रोफेज क्या होता है? माइक्रोफेज जो होता है वो फैगोसाइटोसिस होता है। अब दिमाग में आ रहा होगा तुम लोग को कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है। तो हमारे बॉडी में जो फॉरेन पैथोजन इंटर करते हैं, उसे किल करने का काम जो होता है वो माइक्रोफेज का होता है। उसी को हम बोल देते हैं फैगोसाइटोसिस। किल फॉरेन पैथोजन। ठीक है, बात क्लियर हुआ यहां तक। अब यहां पे जो है प्लाज्मा सेल्स भी पाए जाते हैं। ये हुआ प्लाज्मा सेल्स। अब तुम लोग के मन में ये भी आ रहा होगा कि प्लाज्मा सेल्स मतलब क्या होता है। प्लाज्मा सेल वो होते हैं जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या हुआ,
प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब तुम्हें दिख रहा होगा डायग्राम में कि अभी ये क्या है, ये बोलते हैं मास्ट सेल। ये मास्ट सेल है तो सही में मस्त है भाई ये, इसको क्या बोलेंगे, मास्ट सेल। हमने इसके पिछले क्लास में देखा था कि मास्ट सेल क्या क्या सिक्रीट करता है। मास्ट सेल जो होता है वो हिस्टामिन सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन सिक्रीट करता है एंड हिपैरिन सिक्रीट करता है। पहला हिस्टामिन, दूसरा सेरोटोनिन और तीसरा हिपैरिन। हमने तो इसका फंक्शन पिछले क्लास में देखा था, लेकिन यहां भी हम एक पढ़ा रहे हैं तो देख लेंगे क्या होता है। अब हिस्टामिन मतलब क्या होता है, हिस्टामिन जो होता है एक वैसोडाइलेटर होता है। अब फिर सोच रहे हो कि वैसोडाइलेटर क्या होता है, तो हम अगर वैसोडाइलेटर को समझें, वैसोडाइलेटर जो है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, डायलेट मतलब क्या हो गया, तो मान लो एक पाइप है, मान लो ये पाइप है, अगर हम इसे प्रेस कर रहे हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके में से पानी का प्रेशर बहुत तेज होगा। समझ आ रहा है ना बात यहां तक। अगर हम एक पाइप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके पानी का प्रेशर बहुत तेज होगा, और अगर हम उसे डायलेट कर रहे हैं, उसका गैप बढ़ा रहे हैं, तो पानी का प्रेशर कम होगा। इसी तरह से हम समझते हैं अगर हम ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर हम ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं हिस्टामिन को। हिस्टामिन क्या है, वैसोडाइलेटर है। इसमें जो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होता है एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अरे गलती हो गई, यहां पे जो है ब्लड वेसल्स इंक्रीज होता है एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। अब इसी का अपोजिट जो होता है वो सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुए तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं हिपैरिन क्या होता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं हिपैरिन क्या होता है। पहली बात तो हिपैरिन जो होता है वो एंटी कोगुलेंट होता है। अब तुम लोग फिर सोच रहे हो कि एंटी कोगुलेंट क्या होता है। अगर हम एंटी कोगुलेंट की बात करें तो वो हमारे ब्लड को प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग होने से। ये कैसे, चलो हम एग्जांपल लेते हैं कि जब किडनी फेलियर होता है तो उसको हम हीमोडायलिसिस कराते हैं। अब ऐसा तो है नहीं हीमोडायलिसिस में ब्लड को ड्रेन कर रहे हैं तो किसी डब्बे में निकाल के रख दिए, अगर डब्बे में रख देंगे तो क्लॉट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। उसमें भी कुछ एंटी कोगुलेंट डालते होंगे जिसके द्वारा ब्लड कोगुलेट नहीं होता, तो उसी को हिपैरिन बोलते हैं जो उसमें डाला जाता है जिससे ब्लड क्लॉट ना हो। इसीलिए हिपैरिन जो होता है वो एंटी कोगुलेंट होता है, प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट होने से। फिर जब हीमोडायलिसिस में ब्लड फिर से अंदर करते हैं तो वहां पे एंटी हिपैरिन डालते हैं जिसके द्वारा हमारे बॉडी में ब्लड कभी चोट लगे तो क्लॉट हो जाए, वो नहीं तो बहता ही रहेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। हमने देखा मैक्रोफेज क्या होता है, मास्ट सेल क्या होता है,
फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, इलास्टिन फाइबर क्या होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस क्या होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बात? अब हम देखते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होते हैं। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। यहाँ पे एडिपोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। अब आ रहा होगा तुम्हारे मन में एडिपोसाइट सेल क्या होता है। एडिपोसाइट सेल वो होता है जो फैट स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? फैट। यहां पे हम बना लेते हैं एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल्स, इसका काम क्या होता है? फैट स्टोरेज होता है। ये हमारा हो गया पूरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम इसमें एक चीज और लिखें तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में स्पेस भी ज्यादा होता है एंड मैट्रिक्स भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं एडिपोसाइट सेल क्या होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दूसरा एग्जांपल होता है एडिपोसाइट। अगर हम एरियोलर की पहले एग्जांपल की बात कर लें, उसमें हम एग्जांपल की बात नहीं किए। अगर हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल की बात करते हैं तो कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है बीनीथ द स्किन, स्किन के अंदर, बीनीथ द स्किन। अब इसका फंक्शन क्या होता है? वो जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर एपिथेलियम। सपोर्ट एंड फ्रेम वर्क फॉर एपिथेलियम। एपिथेलियम को हमने पढ़ा था एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है। एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू को हम एपिथेलियम बोलते हैं, वहां हमने इसका पूरा फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, यहां तक हुआ क्लियर? अब हम चलते हैं एडिपोसाइट सेल। एडिपोसाइट कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोसाइट कनेक्टिव टिश्यू। अब एडिपोसाइट कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? हमने अभी देखा कि एडिपोसाइट जो है वो फैट स्टोरेज होता है। ठीक है, हमने एक बात और बतानी है कि जो एनसीईआरटी में समरी में एरियोलर को भी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। ठीक है, अब हम अगर देखें एडिपोसाइट सेल, ये है फैट ग्लोब्यूल्स, इसको हम बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। ये हो गया साइटोप्लाज्म। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
बात क्लियर हुआ यहां तक? बात क्लियर हुआ यहां तक? इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। ये होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम चलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। अब क्या आता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंपैक्टली पैक है तो उसमें फाइबर, मैट्रिक्स बहुत ही कम पाए जाएंगे। कंपैक्टली पैक्ड। अगर ये कंपैक्टली पैक्ड है तो इसमें मैट्रिक्स भी कम होगा एंड फाइबर भी कम हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? इसमें भी दो टाइप आते हैं, डेंस इरेगुलर एंड डेंस रेगुलर। तो हम पहले बात करते हैं डेंस रेगुलर क्या होता है। डेंस रेगुलर इसमें जो है फाइबर प्रेजेंट होते हैं और वो एक रेगुलर पाथ फॉलो करता है। दिख रहा होगा यहां पे जो फाइबर है वो कंपैक्टली पैक्ड है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, इससे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहला आ गया लीगामेंट और दूसरा आएगा टेंडन। इतना समझ में आया इसे डेंस रेगुलर क्यों बोला है? क्योंकि इसे फाइबर जो है वो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, बात क्लियर हो यहां तक? उसके एग्जाम्पल में आ गया लीगामेंट एंड टेंडन। अब हम बात करते हैं लीगामेंट क्या होता है। चलो इधर देखो, एक ये बोन है, एक ये बोन है। ठीक है, एक बोन से दूसरे बोन में जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं लीगामेंट। क्या हम बोलेंगे? लीगामेंट। लीगामेंट क्या होता है? जो एक बोन से दूसरे बोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो उसी को हम बोलते हैं लीगामेंट। ठीक है, बात क्लियर हो यहां तक? और टेंडन क्या होता है? टेंडन वो होता है जो मसल्स से बोन में कनेक्ट हो उसी को हम बोलेंगे टेंडन। अब हम डायग्राम से देखते हैं लिगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है। चलो मान लो ये एक बोन है एंड ये एक बोन है। ठीक है, अगर बोन टू बोन डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, एक बोन है दूसरा बोन है, ठीक है, एक बोन दूसरे बोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलेंगे? लिगामेंट। बात क्लियर हुआ? अब बात करते हैं टेंडन। मान लो ये मसल्स हैं, अगर हम मसल से बोन में कनेक्ट कर रहे हैं, मसल से बोन में कनेक्ट कर रहे हैं, इसी को हम बोल देते हैं टेंडन। अब तुम्हें एक बात बताएं, तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल कौन सा होता है? लिगामेंट होता है, टेंडन होता है? अगर तुम लोग सोचोगे तो तुम लोग को क्या लग रहा होगा? इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल टेंडन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मसल से बोन में कनेक्ट है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। चलो इधर देखो, मान लो यहां कोई मसल्स है, हम इसको मूव करा रहे हैं,
क्या ये मूव हो रहा है? टेंडन मूव हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अब एक बोन से दूसरे बोन में जो कनेक्ट करता है डायरेक्टली उसे हम बोलते हैं लिगामेंट। अगर हम इसे मूव करा रहे हैं तो सबसे ज्यादा मूव कौन सा कर रहा है? लिगामेंट। तो इसके क्या लिगामेंट क्या हुआ? सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल हुआ। यहां से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ठीक है, बात क्लियर हुआ यहां तक? अब हम बात करते हैं इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। हमने अभी तक देखा कि रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर जो है वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, रेगुलर मैनर में प्रेजेंट है। अब इसमें हम देखते हैं इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या है। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, इसमें फाइबर जो है कोई भी पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, इरेगुलरली प्रेजेंट है, उसी को हम बोल देते हैं इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। हमने देखा कि रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में एक पाथ फॉलो कर रहा था, उसके फाइबर जो हैं एक पैटर्न में प्रेजेंट थे। जैसे हमने देखा कि रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में उसके फाइबर एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, इरेगुलरली नहीं प्रेजेंट थे, एक रेगुलर मैनर में प्रेजेंट था। ठीक है। और फिर इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, इसमें फाइबर इरेगुलर प्रेजेंट है और इसके एग्जाम्पल में आता है स्किन। यहां तक बात क्लियर हुआ? यहां तक बात क्लियर हुआ कि हम रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं उसमें फाइबर जो है रेगुलर मैनर में प्रेजेंट होते हैं। उसके एग्जाम्पल में हमने देखा एक लिगामेंट आता है, एक टेंडन। लिगामेंट हमने देखा कि जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं लिगामेंट, एंड जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं टेंडन। हमने ये भी देखा कि उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल कौन सा होता है, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल जो है वो लिगामेंट होता है, लेकिन हम लोग को लगता है टेंडन होता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि लिगामेंट स्ट्रेचेबल नहीं होता, टेंडन स्ट्रेचेबल होता है, लेकिन हमने समझाया कि स्ट्रेचेबल टेंडन ज्यादा नहीं होता और लिगामेंट ज्यादा होता है। यहां तक बात क्लियर हुआ? फिर हम आगे बात करेंगे तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। वो वाकई में स्पेशलाइज्ड ही होता है। अगर उसमें बात करें तो दो आते हैं, एक स्केलेटल एंड एक वैस्कुलर। अगर हम फिर स्केलेटल में बात करें, स्केलेटल में जैसे होता है बोन प्रेजेंट होते हैं एंड कार्टिलेज। फिर हम वैस्कुलर की बात करें, वैस्कुलर में फाइबर एब्सेंट होते हैं, उसका एग्जाम्पल में आता है ब्लड एंड लिम्फ। अगर हम इसके आगे बढ़े तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम अगले क्लास में देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसमें जो बोन है कार्टिलेज है उसके फंक्शन क्या होते हैं, बोन को फॉर्म कौन करता है, बोन को डिजॉल्व कौन करता है, कार्टिलेज को फॉर्म कौन करता है, कार्टिलेज को डिजॉल्व कौन करता है, उसके नाम क्या होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स क्या होते हैं, लेकनुई क्या होता है, हर एक चीज अगले क्लास में देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे ही जोश से पढ़ाई करते रहिए, बाकी लेक्चर लाने का काम हमारा है, हर एक कंटेंट हम देते रहेंगे। इसी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।